इजराइल में गिरी ईरानी मिसाइल चलती कार के सामने गिरी और मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका हुआ। चलती हुई कार के सामने ये मिसाइल गिरी। डैश कैम से ये तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई हैं और आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है। साफ दिखाई दे रहा है कि चलती हुई कार है, सड़क पर चल रही है कार और उसी दौरान सड़क पर ये जोरदार धमाका होता है। और देखिए बहरीन पर ईरान ने दागी हैं मिसाइलें। डिफेंस सिस्टम ने रोकी मिसाइलें। कुछ ही घंटे के अंतराल पर ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक किया गया है। तो लगातार यहां पर भी हमले हो रहे हैं और देखिए बताया जा रहा है कि यहूदी क्वार्टर इलाके में ये मिसाइल गिरी है। इजरायली मीडिया ने इसकी तस्वीरें जारी की। इधर कुवैत में भी अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला लगातार जारी है। मिसाइल अटैक के बाद अमेरिकी बेस पर आग लग गई और हमले में अमेरिकी बेस को नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो अमेरिकी बेस को लगातार बहरीन हो या फिर इराक को ईरान टारगेट कर रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहां पर निशाना बनाया है ईरान। या मोहम्मद या अली। القواعد الأمريكية في الكويت تحترق या अल्लाह। और इधर इराक की राजधानी बगदाद में ईरान का बड़ा हमला। जी हां, अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर यह मिसाइल गिरी है ईरानी और मिसाइल गिरने के बाद यहां भीषण आग लग गई। और अमेरिका के डिएगो गार्सिया बेस पर अटैक। हिंद महासागर में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है डिएगो गार्सिया और ईरान ने अमेरिकी बेस पर 2 मिसाइलें दागी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है, 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया गया। 2 मिसाइलें यहां पर दागी गई है। अमेरिकी बेस है, अपने आप में एक बड़ी चुनौती ईरान की तरफ से। अमेरिका को बड़ा चैलेंज दिया जा रहा है कि अपनी सीमाओं से बहुत दूर भी वो अमेरिकी लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। तो देखिए जिस तरीके से यह हमला किया गया है, एक बात तो साफ है कि जो दावा ट्रंप कर रहे हैं कि ईरान की मारक क्षमता कम हुई है, ईरान के मिसाइल पावर को हमने कमजोर किया है, इस उदाहरण से ईरान ने कहीं ना कहीं यह संदेश जरूर दिया है कि अभी उसकी ताकत है और ताकत इतनी है कि वो 4000 किलोमीटर दूर अमेरिकी बेस को भी निशाना बना सकता है। तो देखिए खबर क्या है वो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। मुस्तफा का प्रतिशोध, 4000 किलोमीटर दूर विस्फोट। 5 बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। पहली बार डिएगो गार्सिया बेस पर हमला हुआ। दूसरा यह कि ईरान ने 2 मिसाइल से यूएस बेस पर हमला किया है। 3, ईरान की एक मिसाइल उड़ान के दौरान खराब हो गई, यह भी जानकारी सामने आ रही है। दूसरी मिसाइल इंटरसेप्ट हुई या नहीं, इसकी जानकारी अभी कंफर्म नहीं है। ईरान ने मिसाइल ताकत से दुनिया को कर दिया है हैरान। 4000 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर साधा है निशाना। सवाल यह कि ईरान ने 4000 किलोमीटर वाली रेंज वाली किस मिसाइल से हमला किया होगा। क्या ईरान ने सीक्रेट तरीके से अपनी मिसाइल की रेंज को बढ़ाया है? क्या ईरान ने यह हमला पास में मौजूद अपनी किसी सबमरीन से किया है? और क्या ईरान के पास अमेरिका यूरोप तक पहुंचने की ताकत है? ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं इस हमले के बाद से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने ये कोशिश की है, ईरान ने ये हिम्मत दिखाई है तब जबकि अमेरिका और ट्रंप के दावे बहुत सारे हैं। तो डिएगो गार्सिया को ही क्यों निशाना बनाया गया, ये क्यों अहम है, जरा इसको समझते हैं। हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का बेस है। मध्य पूर्व फारस की खाड़ी में पहुंचना आसान है यहां से, और हॉर्मुज स्ट्रेट हो, लाल सागर हो, मलक्का स्ट्रेट हो, इन सब के ये करीब है। इंडो पैसिफिक में चीन पर लगाम लगाने के लिए बहुत ही अहम है। अमेरिका के B-2, B-52 और B-1B बॉम्बर यहां पर तैनात किए गए हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन के लिए डीप वाटर पोर्ट की तरह है ये। फ्यूल डिपो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कमांड, ये सब यहां पर मौजूद है। 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान बेस का इस्तेमाल किया गया था और 2001 में अफगानिस्तान के खिलाफ भी यहीं से
ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका हो, नाटो देश हो, उनके लिए ये बेस कितना इंपॉर्टेंट है। सीधे चलते हैं तेल अवीव। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ऐसे वक्त में जब दावे बहुत सारे किए जा रहे हों अमेरिका की तरफ से, अपनी ताकत की नुमाइश ईरान ने की है 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया को लेकर। बिल्कुल रवि, देखिए डिएगो गार्सिया का मामला हो, बल्कि मैं तेल अवीव में भी सोच रहा था यही कि जिस तरीके से नियमित तौर पर हमला होता है, मतलब रात में अगर कहें तो हर रात 9:45 बजे पहले राउंड पर हमला होता है, फिर रात के 2 बजे, फिर रात के 3:45 पर, जैसे लगता है किसी ने शिफ्ट लगा रखी हो और उस शिफ्ट पर हमेशा हमला होता है। तो उससे मुझे यही लगता है कि भले ही ट्रंप दावा कर रहे हो, लेकिन ईरान के मिसाइल अटैक करने की क्षमता में कमी नहीं आई है। और डिएगो गार्सिया तो सबसे बड़ा उदाहरण है। ये अलग बात है कि वहाँ तक ईरानी मिसाइल नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो भी उसके कारण रहे हो सकता है कि अगली बार वो कामयाब हो भी जाए। लेकिन उन्होंने ये दिखाया है कि 4000 किलोमीटर तक का तो उनका टारगेट है ही। एक ऐसे वक्त में जब आज भारत समेत दुनिया के अधिकांश हिस्से में ईद मनाई जा रही है, तो यहाँ पर तो लोगों को बम और मिसाइल ही ईदी में मिल रही है लगभग पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में। लेकिन हाँ, ईरान के हौसले ना केवल बुलंद हैं, बल्कि ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है उससे तो यही लगता है कि आने वाले कई हफ्ते, कई महीने भी ये जंग अगर चलता रहे तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अब इसकी वजह से अमेरिका को चाहे जो भी परेशानी हो, लेकिन इजराइल में मौजूद रहकर मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि इजराइल को ये लगता है कि वो अपने रणनीतिक लक्ष्य को पूरा कर रहा है और इसीलिए किसी के रोके इजराइल भी नहीं रुकने वाला है। और इजराइल की तरफ से इसी तरह से लगातार स्ट्राइक की जाती रहेगी ईरान के भीतर। जब मैं यहाँ लोगों से पूछता हूँ कि क्या इस जंग के बाद जंग खत्म हो जाएगी और जंग नहीं होंगे, तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है, 5-10 साल बाद फिर हम जंग करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो ये जंग है इसको आखिरी मुकाम तक ले जाना है। तो ये इजरायली माइंडसेट है जिसके तहत वो आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया को इस जंग बिल्कुल ये बात भी एक तरीके से बहुत जग जाहिर है कि इजराइल की तरफ से भी तैयारी पूरी है। इजराइल भी अपने एग्जिस्टेंस के नाम पर इस युद्ध को लड़ता नजर आ रहा है। दत्ता सर, लेकिन डिएगो गार्सिया की कहानी की हम बात करें, ये क्या स्टोरी है? मतलब अभी अमेरिकी बेस जो करीब थे वहां पर हमले किए जा रहे थे, इजराइल पर हमले किए जा रहे थे। ईरान ने 4000 दूर एक टारगेट को फिक्स किया, उसे चिन्हित किया और उस पर मिसाइलें दाग दी। क्या इससे खबरें निकलती समझ में आ रही हैं? क्या इंटेंशन समझ में आ रहा है? सफलता मिली है, नहीं मिली, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मिसाइलों को यहां तक फायर करने का मकसद क्या हो सकता है? बिल्कुल रवि, देखिए ऐसा है, ईरान ने जो उसके पास इमीडिएट टारगेट थे अमेरिकन बेसिस, और वो सारी जगहें जहाँ से अमेरिका इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला कर रहा था, उसको उन्होंने टारगेट करके दिखा दिया अपनी क्षमता। और इजराइल के ऊपर भी लगातार वो अपनी मिसाइल्स की बुछार कर रहे हैं। अभी जहाँ तक अमेरिकन बेस जो डिएगो गार्सिया में है, और ये अमेरिकन और यूनाइटेड किंगडम की एक कंबाइंड बेस थी ये, इसको भी अब टारगेट करने की उन्होंने क्षमता जाहिर करी है। और कोई भी जो टेक्निकल आदमी है वो ये समझ लेगा और उसे मालूम है कि जब आप रॉकेट्स यहाँ मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, आपको सिर्फ बूस्टर लगाने होते हैं उसके ऊपर, उसकी रेंज बढ़ाने के लिए। और बूस्टर लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ईरान ऑलरेडी इतनी टेक्नोलॉजी रखता है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाई हैं, चाहे वो सेजल हो, खुरमशहर हो और नसरुल्लाह टाइप की मिसाइलें जो इस्तेमाल कर रहा है, जो तकरीबन 5 से 7 मिनट में इजराइल पहुंच जाती हैं, उसके अंदर बूस्टर लगा के डिएगो गार्सिया को टारगेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मेरा तो ये भी मानना है, आने वाले समय में ईरान वो भी क्षमता बना लेगा कि वो मेनलैंड अमेरिका तक भी पहुँच जाए। तो ये अभी ईरान ये बता रहा है कि आपकी बेसिस मेरे आसपास के इलाके में सेफ़ नहीं है, अगर आप मेरे ऊपर हमला करेंगे तो मैं वो सारी जगह जहां आप उसका इस्तेमाल करके मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, मैं उसको टारगेट करूंगा। तो ये एक तरह से एक वार्निंग और कॉशन पैदा हो जाता है दुश्मन में कि मैं भी सेफ़ नहीं हूँ, क्या पता कब हमला हो जाए, क्या पता इन्होंने कंटेनर शिप में भेजी मिसाइल, क्या पता इन्होंने अपनी सबमरीन के माध्यम से अटैक किया। तो आगे चल के जैसे यूक्रेन ने रशिया में उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को, सर ये मैसेज देने की कोशिश अमेरिका को की गई है और मुझे लगता है ये मैसेज पहुंचा भी होगा। ये प्रयास ही अपने आप में दिखाता है कि ईरान इस जंग में कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दबाव चाहे जो भी बनाया जाए अमेरिका और इजराइल की तरफ से। और देखिए, यूएई पर ईरान के हमले जारी हैं, डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई है मिसाइल, दुबई के आसमान में मार गिराई गई ये मिसाइल।
तस्वीरें आप देखिए, यूएई पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। एक और हमला, एक और प्रयास। हालांकि दावा यही है कि डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में ही मार दिया। और देखिए, देर रात उत्तरी इजराइल पर मिसाइल अटैक। बैलिस्टिक मिसाइल से के टुकड़े रिहायशी इलाके में गिरे हैं। वीडियो बना रहे शख्स के सामने ही मिसाइल के टुकड़े गिरे हैं। जलते हुए मिसाइल के टुकड़े जमीन पर गिरते नजर आए। ये देखिए, और वहीं इजराइल पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। सेंट्रल इजराइल में तबाही का मंजर। बिल्डिंग पर गिरा शाहे ड्रोन। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए बिल्डिंग पर कैसे ये हमला हुआ। शाहे ड्रोन बताया जा रहा है जिससे इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। और इधर हॉर्मूज को लेकर अमेरिका की नई रणनीति। खर्ग पर हमले का प्लान बना रहा है अमेरिका। खर्ग द्वीप पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। खर्ग को लेकर मेरे पास प्लान है, ये ट्रंप कह रहे हैं। खर्ग पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। और हॉर्मूज के लिए खर्ग में विध्वंस। जी हां, खर्ग को लेकर क्या जानकारी है ये हम आपको बताते हैं। ट्रंप के टारगेट पर है ये। हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाना एक तो ये मकसद है और इसी वजह से खर्ग को लेकर ये प्लानिंग चल रही है। और ट्रंप की धमकी क्या है? खर्ग द्वीप पूरी तरह से असुरक्षित है, अमेरिका कभी भी इसे नष्ट कर सकता है, ये ट्रंप ने कहा है। और सैन्य तैयारी की बात करें तो खर्ग के रास्ते में 2500 मरीन कमांडो, इतने ही मरीन कमांडो की 2 और यूनिट खर्ग की तरफ बढ़ रही है, ये जानकारी सामने आ रही है। रणनीति क्या है? तो खर्ग पर कब्जे के बाद हॉर्मूज पर दबाव बनाएगा अमेरिका, जो कि बहुत बड़ा लक्ष्य है अमेरिका का। बड़ी बात यह कि ईरान से जाने वाले 90% क्रूड ऑयल की सप्लाई खर्ग से ही होती है। ऐसे में खर्ग को लेकर जो डेस्परेशन है ट्रंप की, वो हम समझ सकते हैं। और टारगेट पर ईरानी आइलैंड खर्ग। जी हां, ईरान से दूरी इसकी लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है और खर्ग आइलैंड का क्षेत्रफल 48 वर्ग किलोमीटर है। फारस की खाड़ी में खर्ग द्वीप है, ईरान का मुख्य लोडिंग पोर्ट है। पाइपलाइन के जरिए तेल यहां पहुंचता है। ऑयल ठिकानों से सीधा लिंक्ड है और 90% क्रूड ऑयल यहीं से सप्लाई होता है। 10 टैंकर एक साथ लोड हो सकते हैं। स्टोरेज क्षमता की बात करें 30 मिलियन बैरल और लोडिंग क्षमता की बात करें 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। ये आंकड़े काफी है बताने के लिए कि खर्ग की अहमियत क्या है। पांडे सर, अब कुल मिलाकर बात आ गई है खर्ग और हॉर्मूज को लेकर। इतनी आसानी से ईरान तो जाने देगा नहीं जितना इजीली ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, करें ट्रंप की कब्जा कर सकते हैं तो आज 22वां दिन क्यों पहुंचे, अभी तक क्यों नहीं कब्जा हुआ? एक बड़ा साधारण सा सवाल। लेकिन अब हम ज़मीनी हकीकत पर आएँ तो खर्ग इतना आसान नहीं होगा। देखिए, ईरान ने अपनी जो रणनीति अपनाई है, अब तक हमने जो पिछले 3 हफ्ते में देखा है किस प्रकार से वो अपनी रणनीति में, जिसको पता है कि कहाँ कहाँ उस पर अटैक हो सकता है, थ्रेट परसेप्शन क्या है, किस प्रकार का थ्रेट आ सकता है। डियो गार्सिया का आपने जिक्र किया, उन्होंने जो उनका शायद 136B ड्रोन है उसकी क्षमता 4000 किलोमीटर तक रिपोर्ट की गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उसकी संभावना ज़्यादा लगती है। रीजन ये है कि कोई इसका इनपुट उनको नहीं मिला है और ड्रोन हमको सबको पता है कि छोटा साइज में होता है, लो आरसीएस है, लो ऑब्जर्वेबल है, उसको पकड़ना आसान नहीं है और ये आराम से लो फ्लाइंग करते हुए चला गया होगा। दूसरा सेजिल 3 मिसाइल की भी चर्चा की जाती है जो कि लगभग 4000 पहुंच सकती है। तो जब वो ईरान अपनी रणनीति को थ्रेट के अनुरूप जब बना रहा है तो निश्चित रूप से खर्ग में उसने अपने जो ग्राउंड फोर्सेस लगाए हैं, क्योंकि जो पाइपलाइन जिसका आपने जिक्र किया, जो उसकी क्षमता है, इतनी हाई कैपेसिटी की चीज़ें हैं। अगर आप एरियल अटैक करते हैं तो ये हो सकता है कि कोलेटरल डैमेज में सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सप्लाई चेन का ये डिस्टर्ब हो जाए। जब अगर डिस्टर्ब हो गया तो क्या करेंगे ट्रंप वहाँ आके? क्योंकि उनका उद्देश्य तो ऑयल पर कब्जा करना है। अगर ऑयल पर कब्जा करने की भूख नहीं जो है, तो सर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तो चली रही है, मरीन कमांडोज भेजे जा रहे हैं। नहीं भेजे जा रहे हैं, लेकिन उनको क्या सामना करना पड़ेगा वो ट्रंप को सोचना होगा। देखिए, वो ईरान जो है सिटिंग डक नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ नहीं कि आओ मुझे मार दो। उसे भी अपनी सेनाओं को वहाँ पर किया होगा। हमें पता है कि जो ज़मीनी की फ़ौज है, जो आर्मी है, वो बहुत स्ट्रांग है और वो जानती है कि किस प्रकार से लड़ना है, क्योंकि उनकी वहाँ की टरेन जो है, भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, वो उसको मदद करती हैं लड़ने में। तो ये इतना सहज नहीं होगा। देखिए, असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से वो लक्ष्य ला रहे हैं, हो सकता है कि सर ट्रंप ने जो कीमत सोची होगी इस ऑब्जेक्टिव के लिए, वो कीमत बहुत बड़ी हो, उनकी सोच से ज्यादा हो और शायद वो नुकसान अमेरिका को उठाना पड़े। देखिए, इस बीच सेंट्रल इजराइल पर ईरान का हमला लगातार जारी है। इजराइल के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल, एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा।
और वहीं सेंट्रल इजराइल में ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरानी क्लस्टर मिसाइल से हमला हुआ है। हमले के बाद कई जगह धमाके की आवाज सुनी गई। और ईरान युद्ध के बीच यूरोप की टेंशन बढ़ी। अमेरिका ने यूरोप से पैट्रियट सिस्टम हटाए। यूरोप से खाड़ी देशों में पैट्रियट को तैनात किया गया। जर्मनी से तुर्की भेजे 2 पैट्रियट सिस्टम। एपी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। तो सवाल यहां पर यही है कि यूरोप का जो रक्षा कवच है, क्या वो खाड़ी देशों को बचाएगा, क्या उनको सुरक्षा देगा? अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मध्य पूर्व में तैनात किए हैं और खाड़ी में यूएस बेस को ईरानी हमलों से बचाने की रणनीति है। जर्मनी से लाए गए 2 पैट्रियट तुर्की की सुरक्षा में तैनात है। बड़ी बात क्या है, युद्ध में अब तक 4 थार्ड तबाह हो चुके हैं। यूएई में 2 थार्ड सिस्टम नष्ट हुए हैं। जॉर्डन में 1 थार्ड सिस्टम ध्वस्त हुआ है। कुवैत में भी 1 थार्ड सिस्टम खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। सवाल यह है कि यूएस ने मध्य पूर्व के लिए यूरोप का कवच, रक्षा कवच क्यों हटाया है? अब यूरोप को रूस के मिसाइल ड्रोन हमलों से कौन बचाएगा? देखिए, ये सारी चीजें हैं और सवाल कुल मिलाकर यही है कि एक तरफ तो यूरोप की अनमने ढंग से इसमें भूमिका है। त्रिपाठी सर, दुनिया जो है इस वॉर में काफी ज्यादा बढ़ गई और खासकर वो जो पहले दोस्त हुआ करते थे उनमें भी दरारें हमें दिखने लगी हैं। क्या ये डिवाइड बहुत ज्यादा होने वाला है? अगर ये ऑयल प्राइसेस बढ़ती रही, ये एनर्जी संकट बढ़ता रहा, ये युद्ध का कॉस्ट खिंचता रहा, इसके रिजल्ट्स मिलने में बहुत समय लगा, तो क्या ये दरारें बढ़ेंगी? खासकर मैं नाटो और यूरोप और अमेरिका की बात कर रहा हूं। देखिए रवि जी, दरारें तो मुझे लगता है ये बात बहुत आगे जा चुकी है। दरारें तो पहले ही बहुत ही खाई, उसको कह दीजिए, दरारें से अब खाई हो चुकी है। वो पूरा स्टेट ऑफ हार्मुज अब दिख सकते हैं नाटो में और अमेरिका के अंदर। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि यूरोप से लेकर जो एयर डिफेंस सिस्टम था, अब वो ये मिडिल ईस्ट आ चुका है। आप ये समझने की ज़रूरत है कि इन सारे देशों को जो अमेरिका को अपना गार्जियन मानते थे, ये समझना होगा कि डिफेंस सिस्टम आपका अपना खुद का होना होगा और अमेरिका के सहारे आप एक ऐसा मुल्क, उसी मुल्क को, चाहे यूरोप की कंट्री हो, आप इमैनुअल मैक्रोन को देख लीजिए, या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, ये सब चैलेंज किसको कर रहे हैं? ईरान को कर रहे हैं। और आपके अंदर इतना कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं डिफेंस को लेकर के कि आप अपनी खुद की सुरक्षा कर सके। उधर रूस बैठा हुआ है। फिर मुझे याद है कि एक फिनलैंड पर रूस का मिसाइल जाती थी तो पूरा का पूरा नाटो दहशत में आ जाता था। तो ये समझना होगा यूरोपियन कंट्री को, मिडिल ईस्ट को, किसी भी क्या ये असुरक्षित दुनिया ज्यादा खतरनाक नहीं होगी? ये बहुत बड़ी चिंता है। देखिए रवि जी, क्योंकि हर देश अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगेगा तो कहीं ज्यादा आक्रामक हो जाएगा और दुनिया जो है इस तरह के जंग में और घुसती चली जाएगी। इस पे हम आगे बातचीत करेंगे सर। और देखिए, ईरान ने कद्र और इमाद मिसाइलें दागी हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इजरायल के शहरों को बनाया निशाना। 1700 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता की मिसाइलें। और ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। पेंटागन के सूत्रों से सीबीएस न्यूज की यह रिपोर्ट सामने आई है। ट्रंप जल्द ले सकते हैं फैसला। तो ईरान में ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी, दावा देखिए क्या है। पेंटागन ने ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान तैयार किया, यह दावा किया जा रहा है। सीनियर मिलिट्री कमांडर्स ने ट्रंप को रिपोर्ट सौंपी है। ग्राउंड ऑपरेशन के फैसले पर ट्रंप की मुहर अभी बाकी है। ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत क्यों है, इसे भी समझिए। ईरान में अभी तक अमेरिका के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं और ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ईरानी सैनिकों और आईआरजीसी पर शिकंजा कस सकता है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की रणनीति पर काम हो सकता है। न्यूक्लियर ठिकानों पर नियंत्रण कब्जा हो सकता है। ये सारी चीजें हैं। संदीप सर, अपनी बात भी पूरी करिए। और आपको लगता है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है ये एक पॉसिबिलिटी है अमेरिका के लिए, या फिर ये प्लानिंग तक ही रहेगा? देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर रहा था कि सबसे पहले कि जो सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है, मुझे लगता है कि आपने कहा था कि क्या इससे असुरक्षा बढ़ रही है।
ये हमेशा रहा है। देखिए रवि जी, कोई नई बात नहीं, पहली बात नहीं है कि राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, किसी दूसरे पर सुरक्षा, स्पेशली अमेरिका पर, वो कंट्री जिस पर कभी भी इतिहास पर किसी का ट्रस्ट नहीं रहा है। और इवन आज देखिए कि मेरा सर सवाल इसलिए था कि जब दो देश एक दूसरे पर भरोसा करते हैं कि हमारा साथ देंगे या ये हम पर हमला नहीं करेंगे, तो देश ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या ये पूरा इंटरनेशनल डायनेमिक्स ऑफ सिक्योरिटी चेंज हो चुका है? एग्जैक्टली, भरोसा, ट्रस्ट शब्द मुझे लगता है इस समय गायब है, क्योंकि ट्रस्ट किस पर किया जा सके? स्वयं अमेरिकन जो है ट्रंप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं का जो काउंटर टेररिज्म सेल का जो हेड है वो रिजाइन देकर चला जा रहा है, तो आप दूसरे कंट्री पर कैसे कर सकते हैं? दूसरा सवाल आपका ये बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मिसाइलों का दौर चलता रहेगा, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था और 4 साल चला। मैं फिर से कहता हूं कि जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, और बूट्स ऑन द ग्राउंड ये अमेरिका के लिए क्या त्रासदी लाएगा, ये बहुत महंगा साबित हो सकता है, आप ये कह रहे हैं, अमेरिका के लिए। और क्या ये बड़ा रिस्क अमेरिका को लेकर, अमेरिका लेगा इस युद्ध को लेकर?